नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा के युवाओं को सोमवार को ही कैबिनेट की मीटिंग में 42 एजेंडों पर चर्चा हुई और इस मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जेजेपी की 75% और बीजेपी की 95% घोषणाएं पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि उद्योगों में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए प्रदेश के युवाओं के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने के लिए नियम बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निकायों में जमीन के अलॉटमेंट की भी पॉलिसी बना दी गई। करीब 3.5 घंटे चली कैबिनेट की मैराथन बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कोविड-19 से प्रभावित रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ड्यू पेमेंट को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। नई इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट 1000 दिन लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही इंडस्ट्री में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने बताया कि ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए नियम बनाया जाएगा। की भूमि अधिग्रहण हुई थी, जो विस्थापित हुए थे, उनमें 212 लोगों को, विस्थापितों को नौकरी दे दी गई थी उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग और बाकी बचे हुए थे, उसके बाद लगातार एप्लीकेशंस आती रही। तो अब उसमें एक लास्ट समय एक मौका दिया था सब लोगों को, तो जो अप्लाई किया लोगों ने, उसमें से 15 लोग एलिजिबल और निकले, उनको भी नौकरी के लिए एक अवसर दे करके, और अब वहाँ के जितने भी केसेस हैं वो सबको नौकरी दे दी गई है। इस हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन की घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था की गई है। साथ ही अब इंडिविजुअल प्लॉट पर फार्म हाउस बनाने की मंजूरी भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि आधे एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की जमीन पर फार्म हाउस बनाया जा सकेगा। इसी में एक नया कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कोई सामूहिक हाउस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, अपना इंडिविजुअल घर बनाना चाहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग के लिए खास करके जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, अपने फार्म क्या बोलते हैं, फार्म हाउस टाइप ऐसी व्यवस्था को अवेल करना चाहते हैं। सीएम ने बताया कि नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की भी पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें धार्मिक संस्थानों के लिए नियम तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 16.5 मीटर का नियम था। अब निकाय ने भी अपने नियम इसी हिसाब से बनाए हैं। नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें सामाजिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको पहले 3000 स्क्वायर मीटर तक उनको अलॉटमेंट ये हो सकती है। पहले 2000 स्क्वायर मीटर वो कलेक्ट्रेट का 50% और 2001 से 3000 स्क्वायर मीटर तक ये कलेक्ट्रेट का 100%, इस रेट के ऊपर ज़मीन अलॉट करने के लिए और हमने एक पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार नंदीशाला और गौशाला, इसके लिए भी 5 एकड़ तक अगर कहीं ज़मीन खाली है और उनको अलॉट करानी है तो उसको भी 50% कलेक्ट्रेट का इस नाते से और रेट तय कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला सोशल मीडिया को लेकर भी लिया गया। पिछले दिनों कई जगहों पर जिला उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी एक्रीडेशन और विज्ञापन की सुविधा मिलेगी। विपिन परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो वहीं कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 42 एजेंडे रखे गए थे, इसमें से 10 से 12 मुद्दे अहम थे। सीएम ने यह भी बताया कि पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद अलग करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा झारडी पावर हाउस में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित हुई थी उनमें 212 को नौकरी दी गई और अब 15 लोगों को और नौकरियां दी गई। कैबिनेट की मैराथन मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को बैंकों से लेन देने के लिए स्टैंप फीस माफ करने पर फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से किसानों को ज्यादा फीस देनी पड़ रही थी, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद अब 100 रुपए ही देने होंगे।
पहले ये फीस 2000 रुपए थी। सीएम ने बताया कि झांडली पावर प्लांट में अधिग्रहण के बाद 12 लोग बच गए थे, उन्हें भी नौकरी देने का फैसला हुआ है। में आया था कि एक स्टैम्प ड्यूटी का रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फीस थी वो मिनिमम फीस 2000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तो अब उसको वापस 2000 से कम करके 100 रुपया कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह भी तय हुआ कि कोरोना के दौरान चालान फीस कम की जाएगी। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू करने पर भी मुहर लगी है। सीएम ने बताया कि कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से अलग करने को भी मंजूरी दी गई है। अब कालका नगर परिषद बनेगा और उसका चुनाव अलग होगा। कालका कारपोरेशन, पंचकुला कारपोरेशन, इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था, तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है, और अब इसमें दोनों इकाइयां स्वतंत्र रूप से इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में। ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। कई दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक फिजिकल रूप में हुई थी, सो बैठक भी लंबी चली। सीएम ने बताया कि हरियाणा विज्ञापन पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया और वेब मीडिया के लिए भी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। साइबर वर्किंग के लिए वर्क, प्ले एंड लीव की पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब यह है कि आईटी कंपनियों में काम करने वाले घर से भी काम कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 3 लाख कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग हिपा के तहत होगी। 19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी चूँकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है क्या माना जाएगा? फ्रोजन पीरियड, जीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन को भी मंजूरी दी गई। सीएम ही इसके चेयरमैन होंगे। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर रविवार देर शाम पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव प्रत्याशी पर कांग्रेस हाईकमान जल्द फैसला लेगा और एक मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा जो कि सत्तारूढ़ दल को और उसके प्रत्याशी को पटखनी देगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की भी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बड़ौदा चुनाव में उतर कर दिखाएं, मैं भी उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। देश की सियासत और प्रदेश की जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश की तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है ज्यादातर खेती बाड़ी पर चलती है, किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को जो बढ़ोतरी हो रही है? देखिए जो कोरोना की बीमारी आई और जिस प्रकार से एकदम आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, पैकेज भी दिए गए और पैकेजों की चर्चा भी की। हरियाणा में जैसे मैं कहता हूँ जैसे गेहूं की खरीद हुई थी
तो उस टाइम जो है लोगों ने कहा कि भाई लागत से भी कम मिल रहा है, परेशानी है। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम केंद्र सरकार की देखें, कोई बोनस देंगे, वो नहीं देंगे तो हम देंगे। नहीं, कोई नहीं। गरीब आदमी जो रोज की अपनी रोटी कमाता था, घर से निकलता था, दिहाड़ीदार था, उसकी दिहाड़ी बंद हो गई। जिस तरह से बड़ौदा का उपचुनाव आने वाला है, तमाम राजनीतिक संगठन जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या? नहीं, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। लोग, मैं गया था कल और वहाँ मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तो हालांकि मैं समझता हूँ इतने जिम्मेवारी पद पे बैठ के जिम्मेवार तरीके से बात करनी चाहिए। इन्होंने वहाँ कहा कि भाई जो साझेदारी बनना चाहते हैं सरकार में, वो हमारे उसको गठबंधन को वोट दें या जो दूर रहें। समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, तो ऐसा बयान क्यों दिया? और साझेदारी किस बात की? बड़ौदा के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। चुनौती आपने भी दी है, एक दशक आप मुख्यमंत्री, आपने वो यही मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बात कही और वो समझते हैं इतना विकास हुआ है, इतना विकास है देश में, तो बड़ौदा का चुनाव है, मैंने कहा 24 तो बाद में होगा, पहले यही फैसला कर लेते हैं, बड़ौदा के लोगों में छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री जी इलेक्शन लड़ दें, मैं भी लड़ दूंगा, लोग फैसला कर लेंगे भाई किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, विकास किसके कार्यकाल में, लोगों को फैसला करने दो। सवाल सर आपसे, कांग्रेस विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए कितनी तैयार है? कौन कौन से मुद्दे प्रमुख के साथ कांग्रेस उठाए? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है आपके सामने, उनके ऊपर उठाएंगे और जनहित की बातें उठाएंगे, जनहित के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अब ये पीटीआई का आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ भाई। अब जो उनका क्या, उनको तो नौकरी देनी चाहिए थी। कोरोना के ऐसे में महामारी में नौकरी छीननी चाहिए सरकार को, नौकरी देना, रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए। और ये तो जिनको विधवाओं को पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर दी ना, तो ऐसी संवैधानिक काम नहीं करना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, जिनका ये कहना है कि ये तमाम मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, पीटीआई शिक्षकों का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है प्रमुखता के साथ विधानसभा के अंदर उठाए जाएंगे। इसी के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव के लिए सीधी चुनौती जो है मुख्यमंत्री को दी है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। उनका ये कहना है कि अभी 24 के लिए तो समय बाकी है, आइए मैदान में और वहां पर जो है एक बार कंटेक्स्ट करके देखिए। कैमरा पर्सन नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जजपा और भाजपा की जमानत जब्त होगी। इस सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे माफिया खड़े किए। उसी की वजह से आज जो लोग हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाए, उसका मंत्री कहीं जाए, आज लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आने वाला समय ऐसा होगा बड़ौदा के चुनाव के बाद कि इनको कोई किसी गांव में, किसी शहर और कस्बे में भी नहीं है। तो वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने इस महामारी का उपाय करने के बजाय 5 रुपए का मास्क लोगों को उपलब्ध न करवाकर 500 रुपए का चालान काटने का काम किया है। अभय चौटाला ने भाजपा पर कोरोना के नाम पर रिलीफ फंड से धन बटोरने और मंडियों में खरीद एजेंसियों से रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ने तो जहां इस महामारी पे रोक लगानी चाहिए थी, रोक लगाने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। मैंने अभी बताया था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में जब हमारे देश में 500 केस जब थे, वहां उस वक्त लाखों की संख्या थी। एक अमेरिका को छोड़ करके बाकी सब मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाने का काम किया है। अमेरिका में तो आज भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ वो इसलिए रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ टेस्टिंग जो है, मेरी आज ही यूएसए में किसी से बात हो रही थी, वहाँ पे तो सड़क के ऊपर जो हाईवेज हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, वहाँ डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी, मॉल जो है उनके आगे टीम खड़ी कर दी। जहाँ कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका जो रहा,
वहाँ उन्होंने अपने डॉक्टरों को टेस्टिंग किट दे करके खड़ा कर दिया। वहाँ तो रोजाना लाखों लोगों की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग तो है ही नहीं। अगर टेस्टिंग पूर्ण रूप से हो तो फिर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा केस होंगे कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग इससे पीड़ित मिलेंगे। सरकार ने इसका कोई उपाय करने की बजाय हाथ नहीं खड़े किए कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। सरकार ने ये नहीं कहा कि अब आप आत्मनिर्भर बनो, अब आप सोशल डिस्टेंस के माध्यम से जीना सीखो। हमारे मुख्यमंत्री बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आया एक दिन। उस दिन की मैंने उनकी फोटो देखी, बड़ी हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री पीपी किट पहन करके लोगों के बीच में गया। मुख्यमंत्री को अपनी तो चिंता है, खुद के लिए तो पीपी किट आ गई। और जो लोग आज बाजारों में धक्के खा रहे हैं, जिनको मास्क तक भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कोई बच्चा अगर किसी ने मास्क, बड़े बुजुर्ग ने, बच्चे ने नहीं लगा रखा, जिसको उपलब्ध ही नहीं हुआ, जिसको मिला ही नहीं कहीं से, वो अगर कहीं जाता है बाजार में तो पुलिस वाला उसको 2 रुपए का मास्क देने की बजाय 500 रुपए का चालान करता है। ये तो इस महामारी में भी मास्क के नाम के ऊपर भी लोगों को लूटने का। तो वहीं अंबाला शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देशों पर सैनिटाइजेशन का काम और हैंड सैनिटाइजर बंटवाने का काम लगातार चल रहा है। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देशों पर न्योनाला गांव में घर जाकर लोगों को हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव ने बताया कि अंबाला में विनोद शर्मा के निर्देश पर अप्रैल माह से ही सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और जब तक कोरोना से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक अंबाला में यह कार्य जारी रहेगा। आज हम विनोद शर्मा जी की तरफ से जो मुहिम चली हुई है सैनिटाइजर करने की, सैनिटाइजर बांटने की, तो आज हम सैनिटाइजर नन्योला गांव में बांट रहे हैं। हमने रविदास बस्ती की है, अब इंदिरा कॉलोनी में खड़े हैं, वार्ड नंबर 1 और 2 भी हमने कर लिया है। तो इस गांव में, नन्योला बहुत बड़ा गांव है, इस गांव में हमारे 3 दिन लगेंगे। रेगुलर हम यहाँ पे सैनिटाइजर बोतल जो हैंड वाश की हैं वो बांटेंगे। और हमारे नरेशवासी जो हमारे एक्स सरपंच हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और उनकी जो यहाँ की टीम है पूरा सहयोग कर रही है विनोद शर्मा जी को। और हम घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं। लोगों में उत्साह है, वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि हमें उम्मीद हो गई कि विनोद शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो विनोद शर्मा की भी इच्छा है कि वो तो ये कहते हैं कि ये हमारा घर है अंबाला हल्का और मैं सदा अंबाला के लिए हूँ और अंबाला को छोड़कर मैंने कहीं नहीं जाना। मैं और मेरा परिवार अंबाला को समर्पित है। तो विनोद शर्मा जी कोई भी दुख तकलीफ आए हर वक्त तैयार खड़े हैं। अब ये कोरोना के आए, हम 10 अप्रैल से सैनिटाइज़र कर रहे हैं, सैनिटाइज़र बोतलें बांट रहे हैं। 10 अप्रैल से हम रेगुलर चल रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना चल रहा है। तो अभी भी जब तक भी कोई दिक्कत महसूस होती रहेगी तो विनोद शर्मा जी अपने स्टैंड पे कायम है। उनकी ये इच्छा है कि मेरा अंबाला, मेरा हल्का सुरक्षित रहे, कोरोना से, किसी भी बीमारी से इनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और वो हर वक्त अंबाला हल्का के लोगों के लिए हर वक्त तैयार हैं, दुख हो या सुख हो। सुख में भी ब्याह शादी होती हैं, तभी विनोद शर्मा जी का सगन मेरे द्वारा यहाँ पहुँचता है। विनोद शर्मा जी नज़दीक होते हैं तो वो खुद आते हैं। और विनोद शर्मा जी की सोच है कि कोरोना से बचाव के लिए जितना भी मेरे द्वारा सहयोग हो सकेगा मैं करूँगा और मेरा कोई परिवार, मेरा कोई साथी ना छूटे, वो इस बीमारी के दायरे में ना आए और उससे उसका बचाव हो, सुरक्षा कवच उसके ऊपर कायम रहे। और विनोद शर्मा की तरफ से हर वक्त आप सबको सहयोग रहेगा। तो पानी का संकट किसी जिले, राज्य या फिर देश का नहीं है, यह संकट दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। अब गुरुग्राम में गिरते भूजल स्थल के बारे में भी सब जानते हैं
और ऐसे में जब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिन में कई बार 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं तो फिर जाहिर है कि संकट और ज्यादा बढ़ेगा। अब गुरुग्राम के 5 उत्साही बच्चों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। देश में पानी का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार से लेकर आम आदमी तक कोशिश कर रहे हैं। स्टडीज में पाया गया है कि आरओ से पानी फिल्टर करने में 3 से 4 गुना पानी बर्बाद हो जाता है। गुरुग्राम के 5 छात्रों की एक टोली ने इस बर्बादी का इलाज तलाश लिया है। 5 छात्रों ने एक ऐसा प्लम्बिंग सिस्टम तैयार किया है जो आरओ से होने वाली पानी की बर्बादी को रोककर रोजाना हजारों लीटर पानी की बचत करेगा। शिवनादर स्कूल के इन छात्रों ने यह सिस्टम स्कूल की आईटी टीम की मदद से बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सिस्टम गुजरात पुलिस कमिश्नर ऑफिस सहित 4 घरों में लगाया गया है, जिससे हर रोज 1800 लीटर पानी की सीधी बचत हो रही है। हमने अपना प्रोटोटाइप अभी तक 4 घरों में, 2 रेस्टोरेंट्स में, 1 जिम में, 1 क्लिनिक में और यहाँ तक कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में इंस्टॉल करा है। और इन जगहों में टोटल में हमारा प्रोटोटाइप 1800 लीटर पानी प्रतिदिन बचाने में मदद कर रहा है। 1800 लीटर पानी बहुत होता है और हमारे डिवाइस लगने से पहले ये सारा का सारा पानी बर्बाद हो रहा था, पर जब हमने अपना डिवाइस लगाया तो फिर इस पानी का अच्छे से उपयोग हुआ। लोग इससे अपना घर, ऑफिस, गाड़ियाँ और यहाँ तक तो अपने बर्तन भी साफ कर रहे हैं और इस पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने दे रहे। हम सबको समझना होगा कि जल जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक एवरेज पर्सन दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीता है और आरओ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम से हर लीटर पानी जो प्योरीफाई होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 लीटर पानी वेस्ट होते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उन 3 लीटर्स को रीयूज कर देता है। तो पर पर्सन कम से कम 10 लीटर बचते हैं हर रोज। और एक एवरेज परिवार में जो 4 लोग होते हैं, कम से कम 50 लीटर बचते हैं पानी हर रोज। और अगर हम ये इसको और भी बड़े स्केल पे ले जाएं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ पे और बहुत सारा पानी सेव पड़ेगा। इस सिस्टम में आरओ से वेस्ट पानी के पाइप को सिंक की नल के साथ जोड़ दिया जाता है। वेस्ट पानी को एक कंटेनर में जमा करने के बाद एक छोटी मोटर के जरिए कंटेनर से इस पानी को बर्तन धोने समेत दूसरे इस्तेमाल में लेकर पानी का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिस्टम काम कैसे करता है ये समझाना भी जरूरी है। कि आप भी जानते होंगे जो ज़्यादातर आरओ प्योरिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो सिंक के पास होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस आरओ वेस्ट वाटर जो पाइप से निकलता है वो वेस्ट वाटर उसे एक कंटेनर में कलेक्ट करके हम उसे टैप में एक 40 वॉट्स की मोटर के थ्रू से पंप करते हैं टैप में। तो जब सिंक का टैप हम उसमें 2 वाल्व अटैच करते हैं, एक वाल्व जो मेन सप्लाई को रोकेगी और दूसरी वाल्व जो आरओ वेस्ट वाटर जो हमने कंटेनर में कलेक्ट करा है उससे कनेक्टेड होगी। तो जब आपको आरओ वेस्ट वाटर इस्तेमाल करना है तो आप क्या करिए, उस मेन सप्लाई को बंद कर दीजिए, मेन सप्लाई की वॉल्व को, और आरओ वेस्ट वाटर की सप्लाई को ऑन कर दीजिए मोटर ऑन करके। इससे आप आरओ वेस्ट वाटर को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन छात्रों के पानी के संरक्षण को लेकर उठाए कदम को सोशल मीडिया पर तवज्जो मिल रही है। खुद सीएम मनोहर लाल ने भी रिट्वीट कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चों का मकसद भी इसे जन अभियान बनाने का है। प्रति 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए 3 लीटर पानी जाया करता है। फ्लूइड फोर्स यह जानकारी व इसका समाधान यानी हमारा प्रोटोटाइप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहती है। हम पानी बचाने की इस जमीनी स्तर की पहल को एक जन अभियान बनाना चाहते हैं। भविष्य में हम सरकार की भी भागीदारी की चेष्टा करते हैं, जिसके लिए हम गुरुग्राम जिला आयुक्त से भी मिले। गुरुग्राम जैसे शहर में जहां हर साल भूजल स्तर घट रहा है, वहां आरओ के साथ सभी सिस्टम इंस्टॉल हों तो हर रोज नाली में बहने वाला लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना है।